माता जी बहुत अच्छी क्रिटिक थी। बुरा है तो बुरा है, अच्छा है तो अच्छा है। संगीत लोग कहते हैं कि प्रैक्टिस करो, रियाज करो। मैं कहता हूँ रियाज नहीं करो, प्रेम करो। आपने इंटरनेशनली बड़े अच्छे अच्छे आर्टिस्ट के साथ, अनुष्का जी के साथ आपने कोलैब किया, 3 बार ग्रैमी नॉमिनेट हुए, शुजात खान साहब के साथ किया। अभी एक एल्बम और अभी हमारी ग्रैमी में गई है, कुंभ करके नाम है। जी जी तो वो देखिए, अगर भगवान ने चाहा तो वो मिल जाएगा उसको फिर से। जी जी शायद आपने दृश्यम फिल्म देखी होगी। जी दृश्यम फिल्म में क्या दिखाते हैं, जो गलत है उसी को हमने बार बार कह के उसको सच मनवा देते हैं। इवन एक बांसुरी से 2 बांसुरी बनाई। अच्छा, इधर से अलग बज रही है, इधर से अलग बज रही है। वो भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट करी। कलाकार जो होते हैं ना, वो बड़े सिंपल होते हैं। उनको कोई लेना देने की नहीं कि वो पद्मा अवार्डी हैं और ये क्या है। संगीत करने वाला कोई बच्चा भी अगर अच्छा बजा रहा है तो उसको वो आशीर्वाद देते हैं। जी इवन आशा जी ने भी बोला जी कि आप बॉम्बे रहते हो। मैंने कहा नहीं दिल्ली रहता हूँ। अरे सारे अच्छे लोग तो बॉम्बे रहते हैं। प्रणब मुखर्जी, उनके सामने मैंने बजाया तो कलकत्ते में, बंगाल में तो वैसे ही म्यूज़िक बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने बहुत ही अप्रिशिएट किया और बहुत ही आशीर्वाद भी दिया। उसके बाद अब्दुल कलाम जी खुद एक वीणा बजाते थे। बिल्डिंग ऊंची करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नाम ऊंचा करो। क्या बात है। नाम ऊंचा होगा तो बिल्डिंग तो 36 खड़ी हो जाएंगी ऊपर। इवन हमारे प्रधानमंत्री जी, उनके सामने भी मैंने बजाया तो वो काफ़ी देर तक, अच्छा उन्होंने बहुत जल्दी मिलते हैं ऐसा शब्द वो कह के गए। आर्यन मीडिया प्रेजेंट्स पॉडकास्ट विद आरजे नीति। पंडित अजय शंकर प्रसन्ना बनारस घराने के विश्व प्रसिद्ध बांसुरी वादक और भारतीय शास्त्रीय संगीत के उन विरले कलाकारों में से हैं जिन्होंने परंपरा और आधुनिकता के बीच एक सशक्त सेतु बनाया है। वे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित महान गुरु पंडित भोलानाथ प्रसन्ना के सुपुत्र एवं शिष्य हैं और गुरु शिष्य परंपरा के समर्पित वाहक हैं। आकाशवाणी के टॉप ग्रेड कलाकार हैं। पंडित अजय शंकर प्रसन्ना 3 बार ग्रैमी अवार्ड के लिए नामांकित रह चुके हैं और ग्रैमी पुरस्कार विजेता एल्बम डिवाइन टाइड्स का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं, जिसमें उन्होंने विश्व प्रसिद्ध कलाकारों के साथ सहयोग किया। उन्होंने राष्ट्रपति भवन सहित अनेक प्रतिष्ठित मंचों पर प्रस्तुति दी। एक कलाकार होने के साथ साथ वे एक शिक्षक भी हैं जो निःशुल्क शिक्षा के माध्यम से अगली पीढ़ी तक शास्त्रीय संगीत की विरासत पहुंचा रहे हैं। उनकी संगीत यात्रा में भारतीय रागों की शुद्धता, बनारस की गहराई और विश्व मंच की आधुनिक संवेदना एक साथ सुनाई देती है। आइए स्वागत करते हैं बनारस घराने के बांसुरी वादक पंडित अजय शंकर प्रसन्ना जी का। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार नमस्कार, थैंक यू सो मच जो आपने हमें याद किया। कैसे हैं सर? बहुत अच्छा हूँ सर। इतनी अच्छी जर्नी आपकी रही है तो हमें लगा कि आपको बुलाना बहुत अच्छा रहेगा। दिल की सुनने वाले जो है हमारे पॉडकास्ट में आते हैं। और आपने इतना अच्छा पॉडकास्ट शुरू किया हुआ, मैं देखता रहता हूँ आपका, और उसमें दिल की बात लोग कह नहीं पाते, तो आपने ये जो टाइटल ही रखा है ये बहुत अच्छा रखा है कि आदमी अपने खुल के दिल की बात करे और पब्लिक के सामने आना चाहिए। जी, तो शुरुआत करते हैं आपके बचपन से। जब आप बनारस घराने से हैं और आपके पिताजी बेहतरीन फ्लूट वादक रहे हैं, तो कैसे आपके परिवार में बांसुरी की एंट्री कैसे हुई? क्योंकि जो आपका घराना है वो शहनाई घराना है, तो वहाँ से हमें कुछ किस्से बताइए। देखिए, जब मेरे पिताजी छोटे थे, 8-9 साल के, वो शहनाई बजाते थे। अच्छा। हमारी फैमिली में शहनाई चलती थी, तो उन्होंने किसी का कार्यक्रम सुना तो वो बांसुरी बजा रहे थे, तो उनके पास वो गए। एक बच्चा गया कि भाई मुझे बांसुरी दिखा दीजिए, तो उन्होंने कहा कि आपको स्टूडेंट बनना पड़ेगा मेरा। तो उन्होंने कहा अच्छा, हम तो वैसे ही इतने बड़े ख़ानदान से तो स्टूडेंट नहीं बनेंगे। और वो आए, उन्होंने बांसुरी देख ही ली थी कि उसके बाद उन्होंने कैसे भी करके, बनारस में बांस मिलना ईजी होता है, तो वो बांस लेके कहीं से फिर अपनी मम्मी के माँ के
अंगीठी में लोहे का रॉड डाल के उसी में ही ऐसे होल करके एक्सपेरिमेंट करते रहे। तो कुछ एक्सपेरिमेंट के बाद उनके बांसुरी बज गई। अरे वाह। तो फिर वहाँ से शहनाई ऑलरेडी बजाते थे, तो फिर उन्होंने बांसुरी शुरू करी। बांसुरी शुरू करी तो 13 साल की उम्र में अच्छा बजाने लगे। तो उनका कहीं प्रोग्राम था तो आकाशवाणी इलाहाबाद से, उस टाइम बनारस में आकाशवाणी नहीं होता था, तो वहाँ के डायरेक्टर आए। उन्होंने कहा कि देखा बच्चा अच्छा बांसुरी बजा रहा है तो नौकरी के लिए, बोला तुम नौकरी करोगे? अच्छा। तो ऐसे ऑफ़र कर दिया। तो उन्होंने अपने पिताजी से बोला कि ऐसा उन्होंने कहा। तो उन्होंने पिताजी से कहा कि भाई अगर नौकरी करना है तो इसको आप लेके आ जाइए इलाहाबाद। तो इलाहाबाद गए तो 14 साल की उम्र में उन्होंने नौकरी करनी आकाशवाणी से 14 साल की उम्र से। और उसके बाद वहीं पर सारे शागिर्द भी बनने लगे उनकी। जब वो बजाने लगे, जगह जगह प्रोग्राम करने लगे, तो वहीं पे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी भी आए सीखने के लिए जी। तो वो उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्री में बताया भी है कि वो पहलवान थे। हरिप्रसाद चौरसिया जी? जी। अच्छा। पहलवान थे। गाना, उनके पिताजी कहते थे तुम गाना सीखो या पहलवानी करो। तो पड़ोस में एक गाना वाले रहते थे तो उनसे गाना सीखने उनका मन नहीं लगा। अच्छा। एक दिन रात में वो आकाशवाणी पे कोई कार्यक्रम, नेशनल प्रोग्राम आ रहा था जिसमें पिताजी की बांसुरी बज रही थी। अच्छा। तो उसको उन्होंने सुना कि मुझे ये सीखना है। ओह। उनको मालूम नहीं इसको कहते क्या हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे ये सीखना है। तो उनके पिताजी, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी के पिताजी ने पता कि आकाशवाणी में भाई बांसुरी कल किसकी बजी, तो पंडित भोलानाथ जी की बजी। तो वो ढूंढते हुए आ गए। फिर वहीं पे उन्होंने उनको अपना शागिर्द बनाया। फिर वहाँ से उनका सिलसिला शुरू हुआ। तो कैसा रहता था? आप लोग छोटे छोटे रहे होंगे जब हरिप्रसाद चौरसिया जी आपके पिताजी से सीख रहे थे, तो देखिए जब वो सीख रहे थे तब मैं पैदा नहीं हुआ था। अच्छा। क्योंकि वो खुद बच्चे थे। लेकिन जब उनका नाम होना शुरू हुआ तो वो आते थे। जैसे कि बनारस में प्रोग्राम हुआ तब भी वो इलाहाबाद आते थे, प्रयागराज, लखनऊ हुआ, कानपुर हुआ, आसपास 200 किलोमीटर की जितनी भी दूरी में वो ज़रूर मिलने आते थे। तब मैं उनसे मिलता था। अच्छा। तब पिताजी उनको गए अंगीठी चाय वाली की दुकान पे, वहीं पे उन्होंने बांसुरी नई बना के, हरी इसको बजाना। जी जी। तो वो मतलब शागिर्द भी ऐसा क्या शागिर्द कि वो सेम डे नई बांसुरी मिल रही है और सेम डे शाम को प्रोग्राम उस बांसुरी से कर रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। और अभी भी आप अपने पिताजी की मेमोरी में कोई भी प्रोग्राम करते हैं और अगर आप चौरसिया जी को बुलाते हैं तो वो ज़रूर पहुंचते हैं? 100% वो आते हैं। वो तो कहते हैं कि गुरु के लिए हमने कुछ किया ही नहीं जी। तो ये थोड़ा बहुत सेवा हो जाए वो वही मेरे लिए बहुत कुछ है। क्योंकि हमारे घर में क्या होता था कि छोटा सा घर होता था, आंगन बड़ा, छोटा सा घर, उसमें सिर्फ 15-20 स्टूडेंट्स रहते थे। अच्छा। अभी तो 4 बर्नर के स्टोव हो गए ना, तो खाना बनाना आज के लोगों के लिए मुश्किल है। लेकिन वो माँ मेरी अकेले 20-25 लोगों का खाना बनाती थी 3 टाइम का। तो वो उस घर से निकले हुए, तो वो कहते हैं कि इतना कुछ वहाँ से मिला तो हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं किया हमने गुरु के लिए। आपकी माँ का भी बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है। मैंने सुना है जब स्टूडेंट्स प्रैक्टिस नहीं करते थे तो बेलन लेकर दौड़ाती थी और आपको वो बताती थी कि जब कौन सा राग है, किस समय का राग है, कब गाना है, किस परफॉर्मेंस में क्या गाना है। तो अपनी माता जी के बारे में भी कुछ बताइए। माता जी बहुत अच्छी क्रिटिक थी। बुरा है तो बुरा है, अच्छा है तो अच्छा है। और मैं जब दिल्ली भी आ गया तो वो मुझे फ़ोन करके हमेशा, भाई आज के कार्यक्रम में तुम क्या बजा रहे हो, क्योंकि मैं आशीर्वाद लेने के लिए फ़ोन करता था जी। आज क्या बजा रहे हो, राग तुम कुछ भी बजाओ, धुन कौन सी बजा रहे हो, बनारसी धुन ज़रूर बजाना। अच्छा। चैती, कजरी, कुछ भी हो ज़रूर बजाना। तो वो उनका जो एक, फिर वो गा के बताती थी, गाना तो नहीं होता था उनका, लेकिन वो फिर भी वो बताती थी कि ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। तो उनका भी बहुत सपोर्ट रहा। तो बहुत बचपन से आपने मतलब आपको माहौल ही मिला कि म्यूज़िक चल रहा है घर पे और शागिर्द आ रहे हैं, सीख रहे हैं, और आपने बड़े कम उम्र से आपने म्यूज़िक से जुड़ाव महसूस किया। तो वो किस्से भी हमें बताइए। देखिए कम उम्र तो जब पैदा हुआ तो माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे के कान में कुछ अच्छी चीज़ें हम बोलें, मंत्रोच्चारण करें या कुछ अच्छी चीज़ें। तो मैं जब पैदा हुआ तो मुझे मेरे आगे पीछे बांसुरी ही बज रही थी। अच्छा। तो संगीत ही था। फिर मैंने वही बांसुरी, 3 साल की उम्र में मैंने बांसुरी पकड़ ली और 6 साल की उम्र में मैंने पहला प्रोग्राम दिया। और संगीत इजी नहीं है। लोग सोचते हैं ना कि अभी लोग स्टूडेंट सोचते हैं कि इजी है, अभी सीखो, कल परफॉर्म करो, शॉर्टकट।
तो शॉर्टकट नहीं है इसमें। और संगीत, मैं एक बात और कहूँगा कि संगीत, लोग कहते हैं कि प्रैक्टिस करो, रियाज करो। मैंने मैक्सिमम लोगों को बोला है, देखा है कि वो यही बोलते हैं कि रियाज करो, खूब रियाज करना चाहिए। मैं कहता हूँ रियाज नहीं करो, प्रेम करो। अगर आप अपने इंस्ट्रूमेंट से प्रेम कर रहे हो, अपने संगीत से प्रेम कर रहे हो, तो हम ज़्यादा टाइम किसके साथ बिताना चाहते हैं? जिससे प्रेम करते हैं, अपने आप खिंचे चले जाओगे। ये तो हम उससे ज़्यादा बात फ़ोन पे ही बात करें, क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, ये मतलब कुछ भी बात चलती रहती है। तो वही प्रेम अगर हम अपने इंस्ट्रूमेंट्स या म्यूज़िक से करते हैं, तो उसी के साथ वो अपने आपस में बात करने लगेंगे। तो बात में करना मीन्स रियाज करना। क्या बात है। तो वो होना चाहिए। हर वक्त आपके दिमाग में वो रहेगा कि बस चल के प्रेम रहेगा तो रहेगा। बड़ी अच्छी जी, नहीं तो रियाज करना क्या है कि रियाज आप करने बैठे, 1 घंटा रियाज के लिए हो गया जी, ख़त्म। 1 घंटे के बाद तो ख़त्म। 1 घंटे के बाद आपकी लवर आपसे दूर हो गई। लेकिन अगर लव करेंगे तो 24 घंटे माइंड में उसी के विषय में सोचेंगे आप। संगीत से प्रेम संगीत करेंगे। से ये प्रेम बहुत करेंगे। सही मैसेज है नए लोगों के लिए जो संगीत से जुड़ना चाह रहे हैं। अच्छा, आपका मैंने ये भी देखा है कि आप ना नए लोगों को संगीत, शास्त्रीय संगीत से जोड़ने के लिए फ्यूजन भी करते हैं और शास्त्रीय संगीत की शुद्धता भी बरकरार रखते हैं। तो ये कैसे कर पाते हैं आप? लोग कहते हैं कि क्लासिकल म्यूज़िक बहुत नीचे जा रहा है, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं जा रहा है। फ्यूजन करना गलत होता है। फ्यूजन करना गलत नहीं है। आप अपने म्यूज़िक को वहीं का वहीं रखिए और उसके आगे पीछे कुछ भी लगाइए। फूल पत्ती तो हम कुछ भी लगाए। अगर आपने बीच में एक गुलाब रखा हुआ है, उसके पीछे आप कुछ भी बुके लगाते रहिए, राइट। लेकिन वो जो खिलेगा, गुलाब जो खिलता हुआ नज़र आएगा उसके बीच में, तो उसकी शुद्धता तो रहेगी। मुझे लगता है फ्यूजन को इतने अच्छे तरह से कभी किसी ने जस्टिफाई नहीं किया है। क्योंकि क्या होता है, अब गिटार लगा, वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है, ड्रम्स ले लिया, वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हम तबले की जगह ड्रम्स लेते हैं। बीट चाहिए, बीट चेंज हो गई, ड्रम हो गया। गिटार, हमें तानपुरे की जगह गिटार का बैकग्राउंड मिल गया, बजा हम क्लासिकल रहे। राइट। तो वो फ्यूजन गलत कहाँ हुआ? हमने अपने आप को थोड़ी चेंज किया, कुछ नई चीज़ें आपने ऐड कर ली ताकि वो नई जनरेशन वो उससे कनेक्टेड रहे। अच्छा, ये करते हुए आपने इंटरनेशनली बड़े अच्छे अच्छे आर्टिस्ट के साथ, अनुष्का जी के साथ आपने कोलैब किया, 3 बार ग्रैमी नॉमिनेट हुए, शुजात खान साहब के साथ किया और रिकी केज और स्टुअर्ट कोपलैंड के साथ किया, जिसको डिवाइन टाइट को ग्रैमी अवार्ड मिला भी। 2 साल। तो उस जर्नी के बारे में बताइए। पहले अनुष्का शंकर के साथ कैसा एक्सपीरियंस था? अनुष्का शंकर तो बाद में मिली, पहले पंडित रविशंकर जी मिले जी। तो उन्होंने जब मुझे सुना तो उन्होंने कहा कि तुम घर आओ। तो मैं घर गया, क्योंकि इतना बड़ा आर्टिस्ट बुला रहे हैं। तो फिर मैं घर गया और वहाँ पे उनका म्यूज़िक रूम था, तो वहीं पे कुछ रिकॉर्डिंग चल रही थी ऑलरेडी किसी एल्बम की। तो उसमें पंडित विश्वमोहन भट्ट जी और बहुत बड़े बड़े कलाकार आर्टिस्ट थे उसके अंदर। तो उसमें मुझे भी उन्होंने बजाने का मौका दिया। अच्छा। तो वो एल्बम बाद में पता चला कि अनुष्का के लिए थी। ओह। तो वो ग्रैमी में गई और उसमें ग्रैमी में नॉमिनेट हुआ। उसके बाद 3 एल्बम, होम, राइज भी थी। उसके बाद एक शुजात भाई के साथ थी जी, तो वो भी एल्बम थी। फिर बाद में फिर रिकी केज के साथ उसको 2 साल ग्रैमी मिला, उसमें कोलैबोरेशन था। अभी एक एल्बम और अभी हमारी ग्रैमी में गई है, कुंभ करके नाम है। जी जी। तो वो अब देखिए, अगर भगवान ने चाहा तो वो मिल जाएगा उसको फिर से। जी जी, मैंने सुना है वो बहुत अच्छी अलग अलग आर्टिस्ट ने कोलैबोरेशन किया है। उसमें मैक्सिमम ग्रैमी अवार्डी आर्टिस्ट ने परफॉर्म किया। जी जी। तो आपका कैसा था उसमें काम करने का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा था। हमेशा नए लोगों के साथ कुछ काम करने का तरीका जो अलग है, सोच अलग हो जाती है, बजाने का पैटर्न चेंज हो जाता है जी। तो वो नया नया चीज़ एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत अच्छा लगता है और कुछ नया सीखने को मिलता है। अब आपकी इतनी सारी बांसुरी है यहाँ पर, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सबसे पहले वो आपकी नटखट बांसुरी जो है तो उससे शुरुआत करते हैं। जी, नटखट बांसुरी। और इस पर आप एक बड़ी अच्छी सी धुन सुनाते हैं। जी जी, प्लीज़।
मैंने गाना भी वही बजाया, बात बड़ा है। नटखट, क्योंकि नटखट बांसुरी है ये छोटी। वाह, क्या बात है। और इसी बांसुरी पर शायद आप अपनी वो वाली पहाड़ी धुन भी प्ले करते हैं, जिससे बिल्कुल सब कुछ ठंडा सा माहौल हो जाता है। और वो ये धुन शायद हम आंख बंद करके जब सुनते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि पहाड़ों पर पहुंच गए हैं और जी। बड़ी अच्छी सी फिजाएं हैं देखिए, मैं आसपास। आपको पहाड़ों की बताता हूँ। जी जी, पहाड़ों वाली धुन। क्या बात है। शिमला मनाली पहुंचा दिया आपने कुछ चंद मिनटों में। अच्छा, बांसुरी बजाने में सांसों का बड़ा खेल होता है, जी। तो वो कैसे आप अपने आप को मेंटेन रख पाते हैं कि सांस नहीं टूटे? और आपके पिताजी की कोई ऐसी ट्रिक या कोई सलाह जो कि हो उनका सिखाने का अंदाज एकदम ही अलग था। बचपन में वो मुझे कहते थे कि टेबल फैन है, उसके सामने बजाओ। अच्छा। अब उसका प्रेशर कितना तेज है, उसके आगे हमने बजाना है, साउंड निकालनी है। तब तक आप, जब तक साउंड नहीं आएगी तब तक आप वहाँ प्रैक्टिस करते रहो। फिर उसके बाद वहाँ निकल गई, फिर कूलर के सामने बजाने के लिए बोला उन्होंने। ओह। तो वो क्या कभी कभी हमें काम आता है। समुद्र के किनारे हमारा परफॉर्मेंस है, वहाँ पे ओपन में चल रहा है, तो वहाँ कितना विंड होता है, नदी के किनारे। तो अगर आपके पास वो वाली प्रैक्टिस नहीं है तो आप फिर ऐसे विंडी में बजा नहीं पाएंगे, राइट। क्योंकि वो इतनी तेज होती है आप ब्लो ही नहीं कर पाएंगे। तो वो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी, ऐसी प्रैक्टिस कराई उन्होंने। फिर ठंड में आप सपोज शिमला की बात कर रहे हैं और ठंड की वहाँ की बात कर रहे हैं, तो वहाँ ठंड में अगर आप जाते हैं परफॉर्म करने, तो आपके हाथ कितने ठंडे होंगे, तो कैसे उंगली चलेगी, उसके लिए भी उन्होंने रियाज करवाया। अच्छा। ठंड के टाइम ठंडे पानी में हाथ डाल के सुबह 5 बजे अच्छा। आप उसमें 5 मिनट डाल के फिर उसके बाद प्रैक्टिस करो, ताकि वो ठंडक, अगर सपोज आप कहीं ठंड में स्विट्जरलैंड जाते हैं बजाने के लिए, तो वहाँ पर भी बजा सकते हैं, नहीं तो हाथ आदमी ऐसे ही करता रहेगा। पूरी कमांडो ट्रेनिंग करा दी। क्या बात। बहुत बहुत बुरा था लेकिन अच्छा था। आज की डेट में समझ में आता है। आज की डेट में समझ में आता है। तो पिताजी तो मैं उनके लिए क्या क्या बोलूँ, उन्होंने ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए। जी, एक्सपेरिमेंट्स की बात करें तो शहनाई की ट्रिक उन्होंने बांसुरी में जी, आजमाई। क्योंकि हमारी शहनाई जो बजती है वो तीनों पूरी 6 फिंगर को पूरा होल्ड करके बजाया जाता है शहनाई, और बांसुरी होती है 3 फिंगर से। तो वो उन्होंने एक अलग तरीके से उसको बजाना शुरू किया। तो वो बाद में बांसुरी जब हमारे घर में पिताजी लेके आए, तो अच्छा कई लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ से आई, हमारे वहाँ से आई, लेकिन जो सच है, मैं ये बार बार कहता हूँ कि शायद आपने दृश्यम फिल्म देखी होगी। जी। दृश्यम फिल्म में क्या दिखाते हैं, जो गलत है उसी को हमने बार बार कह के उसको सच मनवा देते हैं।
तो वो गलत चीज़ को बार बार बोल के सच कहना सच नहीं होता। सच ये है कि पिताजी बांसुरी लेके आए तो वो सच है। उसके बाद एक एग्जाम्पल सबसे बड़ा ये है कि उनसे ही सीखे हुए वर्ल्ड फेम आर्टिस्ट पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी हैं जी। तो बांसुरी, अच्छा वो एक्सपेरिमेंट क्या करते थे कि शहनाई को बांसुरी में प्रेजेंट करना, फिर उसके बाद उनका मन किया कि आज चलो पीवीसी की बनाते हैं, तो उन्होंने पीवीसी की बांसुरी बनाई और वो आप लेकर भी आए, तो हम वो तो चाहेंगे मेरे पास कि होती है। एक कोई आप अपने पिताजी की फेवरेट धुन हमें पीवीसी वाली बांसुरी पर सुनाएं। पिताजी की तो सारी ही है, मेरा तो कुछ भी नहीं है, सब जी। उनका ही है। क्या बात है। मैं एक बार स्टूडियो में गया रिकॉर्डिंग लाइट म्यूज़िक के लिए, तो वहाँ पे मैंने दिखाया कि पीवीसी की बांसुरी बजा रहा हूँ, तो रिकॉर्डिस्ट ने कहा कि नहीं नहीं पीवीसी मत बजाओ, वो साउंड अच्छी नहीं आएगी ये आएगी। मैंने कहा ठीक है ओके। और मेरा केबिन अलग था, तो मैंने वो बजाया, पीवीसी ही बजाया, उनके सामने तो दिखा दिया कि मैं नहीं बजा रहा हूँ। बजाया तो बाद में हर किसी ने तारीफ की, बहुत अच्छी टोन आ रही है, बहुत क्या है। मैंने कहा वही पीवीसी है जो आप मना कर जो रहे आप थे। मना कर रहे थे। तो साउंड तो वो पिताजी हर चीज़ पे एक्सपेरिमेंट करते थे। जी। उन्होंने, आप सपोज आप देखते हो जैसे कि जिसमें पानी, नल में से पानी निकलता तो आयरन का, लोहे का होता था, हाँ हाँ। उसकी भी बांसुरी बनाई उन्होंने। ओह इवन एक बांसुरी से 2 बांसुरी बनाई, अच्छा। इधर से अलग बज रही है, इधर से अलग बज रही है, वाह। वो भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट करी। बस एक लास्ट वही था कि ट्यूब में बनाना चाह रहे थे, लेकिन वो बना नहीं पाए, चले गए। ट्यूबलाइट? ट्यूबलाइट, यस। वाह। तो आप भी बांसुरी बनाते हैं या कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं? नहीं, बांसुरी बनाता तो हूँ लेकिन समय नहीं मिलता। अभी मेरे स्टूडेंट्स बहुत बना रहे हैं। और मैं एक चीज़ और कहूँगा कि आजकल जो बांसुरी बनाने वाले हैं, जी जी। उनकी फिंगरिंग और पिताजी की फिंगरिंग एकदम अलग है। अच्छा, कैसे? सपोज जैसे हमने मुट्ठी बंद करी और ये खोला, तो क्या से ये ऐसे खुलेगी, नॉर्मल ऐसे खुलेगी। आजकल बनती बांसुरी ऐसे, इतना गैप देके, इतना गैप, तो वो आप तो नेचुरल तो रहा नहीं। अब इसमें सारा नेचुरल है। अच्छा, ये सारी पिताजी की बनाई सारी बांसुरी? पिताजी की बनाई हुई है। आप देखिए जी। ये पूरा यहाँ पे ऐसे इतना दूर नहीं है, लोग ऐसा दूर बनाते हैं, वो है नहीं। तो ये इजीली खुलने वाली पिताजी की बनाई हुई बांसुरी है, तो आप इजीली बजा सकते हैं। तो उन्होंने ऐसी फिंगरिंग बनाई। एक चीज़ कही जाती है कि बांसुरी में ऑयलिंग नहीं करनी चाहिए, तो इसमें कितना सच है, कितना देखिए, मैं गलत? किसी के लिए कुछ कहूँगा नहीं, अच्छा क्वेश्चन है आपका, लेकिन बांसुरी में ऑयलिंग करनी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आप करते हैं? मैं करता हूँ। अब ये बांसुरी जितनी भी है, ये बांसुरी ये मेरी उम्र से भी ज़्यादा की है ओह, और अभी तक चल रही हैं, अच्छा। क्योंकि ऑयलिंग कर रखी है। अब इसमें सिंपल सी एक बात है, मैं किसी के लिए नहीं कहूँगा कि सबका अपना अपना रोज़गार है, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि बांसुरी में अगर ऑयलिंग नहीं करेंगे तो ड्राइनेस होगी तो फटेगी। जी। तो जब तक फटेगी नहीं एक, तो दूसरी कैसे बिकेगी? आई एम सॉरी, लेकिन ऐसा करना ही क्यों है? ऐसी बांसुरी बजे जो जीवन भर के लिए, भाई वो मैंने फलाने से बांसुरी खरीदी, ऐसी बांसुरी थी कि वो जीवन भर के लिए मेरी हो गई, जी। तो वो उसी बंदे का नाम होगा जिसने बना कर दी है। जैसे आज मैं कह रहा हूँ मेरे पिताजी ने बना कर दी, तो मेरी उम्र से ज़्यादा है, तो ऑयलिंग तो करनी चाहिए। और ऑल ओवर वर्ल्ड में शायद आपके पिताजी की बांसुरी बहुत सारे रिनाउंड जो बांसुरी वादक है वो प्ले कर रहे हैं। हाँ। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी भी, उनकी तो शायद घिस गई है बजाते बजाते। उन्होंने तब तो भी वो- इतना बजाया, इतनी बजाया। अच्छा, उन्होंने एक बार, मैंने अभी पीछे बॉम्बे गया, उनसे मैंने पूछा, भैया, मैं भैया बोलता हूँ उनको, जी। मैंने कहा भैया आपकी वो वाली बांसुरी कहाँ गई जो पिताजी की आप हमेशा बजाते थे? कहते हो याद मत दिलाओ। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कह रहे कि एक बार मेरे साथ मेरा एक स्टूडेंट फ्लाइट में जा रहे थे, तो उसने बांसुरी ऐसे ही ऊपर रख दी ओह, और किसी ने उसके ऊपर आके अपना लगेज रख दिया, तो वो बांसुरी टूट गई। दिल टूट जाता है दिल ऐसे टूट तो। गया, मेरा जीवन खत्म हो गया, उन्होंने कहा ऐसा। और उसके बाद कहते कि वो दिन है और आज का दिन है,
मैंने उस स्टूडेंट से बात भी नहीं करी। वो कितने भी सॉरी बोल चुका, लेकिन मैंने उसको माफ़ नहीं किया, क्योंकि मेरे गुरु रहे नहीं जिनसे मैं दोबारा बांसुरी ले सकता हूँ। तो बांसुरी, वो बांसुरी नहीं रही तो तू क्यों रहेगा, ऐसा उन्होंने उसको हटा ही दिया लाइफ से। अच्छा, वर्ल्ड टूर की बात हुई है तो आप बहुत सारी जगह जाते रहते हैं परफॉर्म करने के लिए, और एक आपका एक ऐसा लंदन में प्रोग्राम हुआ था, तो वहाँ पे आपको सुनने के बाद कंपनी ने पूरा का पूरा सोलो एल्बम रिकॉर्ड करने के लिए कहा। ये क्या किस्सा था? ये किस्सा था, मैं हमारे बॉलीवुड सिंगर हरिहरन जी उनके साथ मैं गया था, बहुत पहले की बात है, 95-96 में। तो राग चंद्रकौंस की गज़ल चल रही थी, तो मैं राग चंद्रकौंस की ऐसे ही प्रैक्टिस कर रहा था। तो साउंड उधर प्रोड्यूसर बैठे हुए थे, उन्होंने सुना मुझे, तो उन्होंने आफ्टर रिकॉर्डिंग उनको हरि जी को बोला, हरिहरन जी को, कि भाई उनसे बोलना कि हमारे लिए रिकॉर्ड कर दे कुछ। तो मैंने कहा क्यों नहीं। तो मैंने उनके लिए रिकॉर्ड किया। फिर उस एल्बम का रिलीज़ पे भी हम गए लंदन, और उसमें शिव जी का भी था पहले, उसके बाद शिव कुमार शर्मा जी, पंडित शिव कुमार शर्मा जी, उसके बाद मेरा था। तो ऐसे ऐसे रिकॉर्डिंग हो जाती है। जबकि हरि जी ने हर कलाकारों के लिए कहा कि भाई इनको भी रिकॉर्ड कर लो, बाकी और भी जो म्यूजिशियंस थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं मुझे इनका ही करना है। अच्छा, तो पता नहीं क्या अच्छा लगा, अच्छा एक लग जाता और है। किस्सा था, साउथ अफ्रीका का आपका टूर था और आशा भोसले जी साथ में थी, और वो आपका रियाज सुनते सुनते आपके रूम तक आई, और 1 घंटे तक उन्होंने सुना, और शाम को कुछ अच्छा कहा भी आपके लिए। जी, वो तो मैं भूल ही नहीं सकता होल लाइफ। आशा जी इतना लॉन्ग ट्रैवल करके आई, तो इत्तेफाकन मेरे रूम के साथ ही उनका रूम था। अच्छा। तो मैं सुबह 5 बजे उठ के प्रैक्टिस करता हूँ हमेशा। तो उठ के प्रैक्टिस कर रहा था, तो उनको बांसुरी की आवाज़ सुनाई दी। वो जानती नहीं कि मैं अंदर कौन है रूम में, लेकिन उन्होंने नॉक कर दिया। अब मैं अपना कूली बैठा हुआ था, जो रिलैक्स जैसे घर रूम में बैठते हैं वैसे बैठा हुआ था। मैंने डोर खोला तो देखा सामने देवी खड़ी हैं। मैं तो शॉक्ड हो गया, मैंने कहा ये कैसे खड़ी हैं। तो वो मुझसे पूछे बिना आ गई, हटो, अंदर आ गई, चलो बजाओ, म्यूजिक से खींची चले आई। और फिर वो 1 घंटे तक वो मेरे साथ थी, और खूब उन्होंने साथ में गाया बजाया। और शाम को कॉन्सर्ट में भी उन्होंने कहा कि भाई ऑडियंस को बोला कि आप तो हमेशा सुनते रहते हैं, इस बच्चे को सुनो। अच्छा। तो फिर मैंने बहुत देर तक सोलो बजाया। फिर उसके बाद और नेक्स्ट डे वो खुद सरगम का प्रैक्टिस कर रही थी। अच्छा। मैंने कहा कि ताई आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। कह रहा है बेटा जब तक घिसोगे नहीं तब तक चमकेगा नहीं, तो डेली ही घिसना पड़ेगा आपको। तो वो सरगम, मैंने कहा ताई आपको सरगम, तो मैंने कहा, तो उनका जो उस एज में भी अगर वो प्रैक्टिस कर रही हैं तो हम तो कुछ भी नहीं है जी। तो उस परफॉर्मेंस में आपने क्या बजाया था, कुछ याद है, हम सुन सकते हैं? मैंने कुछ क्लासिकल ही बजाया था। हाँ, मैंने कुछ क्लासिकल ही बजाया था। आई थिंक यमन बजाया था। छोटा सा पार्ट था, बजाया देर तक था मैंने। आप लयकारी और तंत्रकारी दोनों में एक्सपर्ट हैं, तो कैसे आपने ये सीखा और कैसे इसे बैलेंस किया? देखिए मेरे पिताजी जी, शहनाई में एक तंत्रकारी होता है, जैसे सिंगल टंग लगाना, उससे शहनाई में बहुत छोटा सा कण है पर टंग से हो रहा है, तो उन्होंने सिंगल टंग के बजाय वो शुरू किया। तो इस चीज़ को चौरसिया जी ने पकड़ लिया, और आज हर आदमी उसी चीज़ को कॉपी करता है। हाँ, ये काफ़ी कॉमन है, पर अच्छा भी बहुत लगता है। अच्छा लगता है क्योंकि वो तंत्रकारी आ जाता है जी। सितार अंग जो हमारा जो है वो आ जाता है।
अच्छा, आपके ही बनारस से उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब रहे हैं और आप जी। उनके साथ भी मिल चुके हैं, तो उनसे जुड़ा कोई किस्सा अगर याद आता हो? वो देवता लोग, उनके बराबरी तो हम हो ही नहीं सकते, लेकिन इतने सिंपल, जब मैं उनसे मिलने गया तो चारपाई पे बैठे हुए, जी। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब, वो भी टॉप फ्लोर पे, और चारपाई भी ऐसी कि आप समझ जाओ कैसी रही होगी। तो उस पर एकदम धूप सेक रहे हैं ठंड की, और शहनाई हाथ में है। उस दौरान भी, उस टाइम मेरे ख्याल से 85 की एज हो चुकी होगी उनकी। आवा बचवा करके मुझे कुछ कुछ ये बजाओ वो बजाओ, कुछ कुछ गा के, गाने का बहुत उनका शौक। और इतने सिंपल, उनके साथ की बिल्डिंग वो उसने थोड़ी ऊंची बना ली होगी, तो कहते हैं बिल्डिंग ऊंची करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नाम ऊंचा करो। क्या बात है। नाम ऊंचा होगा तो बिल्डिंग तो 36 खड़ी हो जाएंगी ऊपर। ऐसे ही वो उनको पीएम हमारी वो इंदिरा गांधी जी गई थी कि उस्ताद जी आपके लिए हम एसी लगवा देते हैं। तो उनका शब्द था, उनके वो बोल थे कि क्या कब्र पे भी एसी लगाओगे? तो जैसे हैं वैसे जीने दो। बड़े सिंपल। बहुत सिंपल। और वो तो महादेव को बहुत मानते थे बनारस में रह के। जी। बहुत, ऐसे कलाकार तो बहुत विरले ही होते हैं, हो ही नहीं सकते ऐसे, लिखा के आते हैं वो लोग। आप पे भी महादेव की बड़ी कृपा रही है। आपने याद पिया कि आए, उस जी। पे एक्सपेरिमेंट भी किया है, तो जी, उसके जी। बारे में बताइए। अब याद पिया कि आई सब लोग बजाते थे, तो मैंने थोड़ा सा उसको फ्यूजन में ले लिया। अब फ्यूजन में थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक ड्रम्स और ये करके, तो वो बहुत साल पहले की बात है। इस बात को भी 20 साल हो गए होंगे जब अच्छा। मैंने एक्सपेरिमेंट किया था ये। जब इतना इतना वेस्टर्न का आया भी नहीं था, तो उस टाइम एक्सपेरिमेंट किया था मैंने, शुरुआती दौर में। जी। तो वो लोगों को पसंद आया, तभी लोग कहते हैं कि आप कुछ नया नया करते रहते हैं। मैंने कहा नया तो नहीं है, लेकिन नया लगता है, हट के कुछ हट के फ्रेश। कुछ होना चाहिए, होना भी चाहिए। जी। आपकी फेवरेट राग कौन सी है? सारे राग फेवरेट हैं, लेकिन मेरे बचपन से जो एक राग है बागेश्री, जिसमें आपने वो ऑल इंडिया रेडियो का, नहीं, संगीत समिति का पहली बार जो प्ले किया था और फर्स्ट प्राइज मिला था, 6 साल की उम्र थी। जी मुझे याद है। और वो मैं रेडी हो रहा था अच्छा। जाने के लिए कि भाई कंपटीशन में जाना है, और बागेश्री बजाता था, मैं बजा रहा था, रियाज कर रहा था, रेडी हो रहा था। अच्छा। तो एक शीशा लगा हुआ था हुक पे, सडनली वो टूट गया। अपशगुन कहते हैं। अपशगुन हो गया। मैंने डर गया कि पता नहीं। अच्छा, उसमें एज का भी कोई बाउंडेशन नहीं था उस कंपटीशन में। बड़े लोग भी आ रहे थे। बड़े लोग भी उस एज में थे जिस एज में मैं हूँ। मैं डर गया। तो पर्ची निकलती थी उसमें एक अखिल भारतीय संगीत प्रतियोगिता हुआ करती थी। तो उसमें नाम लिख के रागों का भाई करके देखते कि जो भी राग निकलेगा वही राग सब बजाएंगे। अच्छा। तो ऐसा था। तो वो एक राग निकला, तो पर्ची निकला, दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं कि क्या निकलेगा क्या निकलेगा क्या निकलेगा। अब मुझे मालूम नहीं कि उसके अंदर कौन सा राग लिखे हुए हैं। बागेश्री निकला। ओह, आपका फेवरेट? मेरा फेवरेट। तो मैंने कहा कि ये सब मिथ्या है कि भाई अपशगुन हो जाता है, ये हो जाता है। आपका दिल अच्छा है, आपकी सोच अच्छी है, तो आपके लिए ही होगा। तो वो बागेश्री निकला और मैंने बागेश्री बजाया। कम से कम 20-25 लोग थे, सब ने बागेश्री बजाया, लेकिन मुझे मिला फर्स्ट प्राइज। क्या बात है। तो वो बचपन में ही आपने जैसा फीलिंग नहीं आती कि जग जीत लिया मैंने अभी, कैसी फीलिंग मुझे थी? तो जग के मालूम ही नहीं था कि जग भी कोई चीज़ होती है। मुझे तो अपना ही जग, अपना घर ही छोटी दिखता सी था। दुनिया। छोटी सी दुनिया। आपके पिताजी खुश हुए थे उस दिन? बहुत खुश हुए, लेकिन वो तो मतलब सामने दिखाते नहीं थे कि वो मैं खुश हूँ। अच्छा, लेकिन वो डर लगता और रियाज था? करो और रियाज करो, बहुत रियाज करना है अभी। अच्छा, सीरियस टाइप। serious। उस टाइम पे होते ही थे सारे सीरियस। तो वो वही डांट ही आदमी को कुछ ना कुछ बनने पे मजबूर करती है। अगर आपको लग गया कि भाई करना ही है, नहीं तो डांट रहे यार, छोड़, मैं छोड़ ही देता हूँ, तो किसी और पे लग गए। नहीं, तो अगर कह रहे हैं तो इट मीन्स कुछ सोच के कह रहे हैं, तो वो आपको सोचना चाहिए।
तो वो सोच के हमने जितना प्रैक्टिस का, अभी भी आज की डेट में प्रैक्टिस मैं करता रहता हूँ, जी। उनका ही किया हुआ। अच्छा, सेव टाइगर मुहिम से भी आप जुड़े और श्री अमिताभ बच्चन जी भी मिले आपसे, और क्या कुछ रहा उनके साथ, कोई वाकया अगर याद आता हो? मैंने उनके साथ रह के एक चीज़ सीखा कि कुछ बनना है तो आपको अपने काम से प्रेम करना पड़ेगा। वो उनके अंदर देखा, वो एनर्जी मैंने उनके अंदर देखी। क्योंकि रणथंभौर एक जगह है राजस्थान में, जो जयपुर उतर के, आई थिंक जोधपुर या जयपुर, आई थिंक भूल गया मैं, तो वहाँ से उतर के बाइक कार जाना होता था। तो हमारा शूट था, प्रोग्राम भी था और शूट भी था। तो प्रोग्राम हम सोच रहे हैं कि थोड़ा रेस्ट कर लें, वो डायरेक्ट चले गए अच्छा, स्टेज पे। और हम भी, जब मैंने कहा कि जब ये जा रहे हैं तो हम क्यों ना जाएं। सही बात है, तो इस एज में भी इस ये एज में एनर्जी। भी। तो फिर हमने जाके वहाँ पे परफॉर्म किया, फिर उनके साथ बातचीत जो हुई, तो जो उनका डिवोशन देखा काम के प्रति, तो वो ऐसा ही एनर्जी अभी भी लोग मुझसे कहते हैं। मेरा भी यही एक नियम, वो चीज़ मैंने वहाँ से सीखी। प्रोग्राम करके आता हूँ, फ्लाइट मेरी हर किसी को पता है, मैनेजर को भी पता है और जितने भी हमारे इवेंट वाले सबको पता है कि अगर मैं आ रहा हूँ तो फर्स्ट फ्लाइट चाहिए। फर्स्ट फ्लाइट मीन्स टाइम ख़राब ना हो। अब 12 बजे चेकआउट है तो हम 12 बजे चेकआउट करके 2 बजे की 3 बजे की फ़्लाइट लें, पर पूरा दिन ख़त्म। हम सेम जल्दी पहुंच गए, पूरा दिन हमने और दूसरा काम कर लिया। तो वो एनर्जी बनी रहनी चाहिए। तो वो वहाँ से मैंने सीखी अमिताभ बच्चन जी। अच्छा, अमिताभ बच्चन जी ऐसे करते हैं। जी, वो थकते ही नहीं। अच्छा, एक दौर आया था पैंडेमिक का, जब पूरी दुनिया ठप हो गई थी, लेकिन आप उसमें भी कुछ क्रिएटिव कर रहे थे और कुछ कोमल तोड़ी राग आपने कोई एक्सपेरिमेंट की, और साइंटिफिकली भी ये शायद प्रूवन है कि उससे हीलिंग होती है या क्या, तो वो पूरा किस्सा हमें बताइए। जी, देखिए, लोगों का दिल बहुत ही कोमल, वो टूट रहा है। कोविड टाइम में जी, सब टूट रहे थे, सब टूट रहे थे। तो मैंने कहा कि राग का नाम ही कोमल तोड़ी दे देते हैं। अच्छा, इसलिए कोमल तोड़ी कोमल, राग है। कोमल मतलब दिल आपका कोमल और फिर सब टूट रहे हैं, तो कोमल तोड़ी। तो मैंने कहा कि उस राग को एक तोड़ी में मैंने दोनों मध्यम और दोनों निखार लगा दी। अच्छा। तो वो सुनने में ही ऐसा लगने लगा कि कुछ दिल को हो रहा है। तो वो कुछ एनर्जी मिलने लगी लोगों को। फिर मैंने ये भी कहा कि ऑक्सीजन की कमी होती है। कोविड टाइम में यही था कि सबके पास ऑक्सीजन की कमी। तो मैंने कहा कि आप बांसुरी बजाओ। ओह, हाँ, लंग्स की कोरोना एक्सरसाइज बोलते थे ना, कोरोना। कोरोना। तो मैं बोलता था कि घर बैठे हो तो रियाज करो ना। क्यों ना करो। क्यों ना करो, तो करो ना। करो ना। नो, वो कोरोना वाला नहीं, आप रियाज करो। तो फिर मैंने वो राग बजाया भी, लाइव भी गया था, तो वो लोगों को पसंद भी आया एंड पेपर में भी आया था उसके। क्या थी वो राग, थोड़ा हम भी सुन सकते हैं? बहुत ही सूदिंग, ऐसा लग रहा है सच में हीलिंग हो रही है, सिर्फ मेडिटेटिव स्टेट पे पहुंच जाए इंसान। टेंशन फ्री करने के लिए। टेंशन कि टेंशन में थे, अब क्या होगा, कैसे लोग मर रहे हैं, क्या हो रहा है। मतलब टेंशन फ्री करो अपने आप को। राइट। अच्छा, आप एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, बनारस घराने की जो गुरु शिष्य परंपरा है उसको आगे बढ़ाने का दारोमदार भी आप पर है, तो इसे कैसे निभा रहे हैं? बहुत चैलेंजिंग काम है, क्योंकि पिताजी अपने टाइम में हर किसी को उन्होंने फ्री में सिखाया। जी। वो कहते थे कि बेटा संगीत
बेचो मत, संगीत बांटो। तो वही चीज़ मैं कर रहा हूँ। इबादत है। तो मैं भी आज की डेट में भी किसी से भी एक पैसा नहीं लेता। आते हैं, रहते हैं, सीखते हैं और एक पैसा नहीं लेते। इवन खाना पीना भी हमारी तरफ से होता है और मैं सिखाता हूँ बस। तो अगर कोई हमें सुन रहा है जो संगीत के प्रति खुद को समर्पित करना चाहता है, उस लेवल का डेडिकेशन है, तो वो पंडित अजय शंकर प्रसन्ना जी को कांटेक्ट कर सकता है। मैं तो कहता हूँ कि आओ, सीखो, लेकिन संगीत ही करना होगा। वो मोबाइल नहीं देखना होगा कि आप बैठे हुए मोबाइल देख रहे हैं, क्योंकि मैंने कैमरा लगा रखा है। अच्छा, तो आज की डेट में है ऐसे स्टूडेंट्स जो इतने डेडिकेशन के साथ सीखें? बहुत कम है बट कम है। क्योंकि क्या है कि हर किसी को होड़ में ये है कि मुझे पैसा कमाना है। और मैं कहता हूँ कि पैसा मत कमाओ, नाम कमाओ। नाम कमाओगे तो पैसा अपने आप आएगा। तो नाम कमाने के लिए आपको प्रेम करना पड़ेगा संगीत से। सेम चीज़ मोहम्मद हुसैन साहब ने भी बोली थी कि उनके वालिद साहब ने भी उनको यही कहा था कि काम करो, नाम करो और उसके बाद सब चीज़ें अपने आप आएंगी। अभी लोग क्या करते हैं कि हमने 4 दिन सीखा, इवेंट कंपनी ने उनको बुला लिया और बैठने के पैसे दे दिए और अच्छे खासे पैसे दे दिए। उनको लगता है फिर तो गुरु की क्या ज़रूरत है। जब पैसे मिलने लगे तो हमें, जिनको 5 रुपए भी नहीं मिल सकते उनको हज़ारों में मिलने लगे, तो कहेंगे गुरु की क्या ज़रूरत है, फिर सीख गए। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए, ये कैसे इसको आगे बढ़ाने के लिए मुश्किल। तो वो ऐसे एंटर कर ही नहीं सकते ना कि आप आए और हम गुरुजी सीख जाएं और अब निकल जाएं। तो पहले उनकी पेशेंस देखा जाता है कि वो सीखने के लायक हैं कि नहीं। अब मेरे इतने सारे फ़ोन मैसेजेस आते होते हैं, मैं रिप्लाई नहीं करता। अगर उसके अंदर पेशेंस है तो वो कंटिन्यूसली मैसेज करता रहेगा कि मुझे सीखना है। तो वो अगर वो प्रैक्टिस कर रहा है और तो फिर बुला लेते हैं हम उनको कि आइए सीखिए। आप एक चीज़ ये भी कहते हैं कि एकदम कंसिस्टेंट रहना चाहिए, कि जिस तरह से आपका डेली रूटीन है म्यूज़िक, उस तरह से आत्मसात करना। देखिए, छोटी सी बात है, पेरेंट्स, सपोज कोई बच्चा सीखने आता है तो पेरेंट्स क्या करते हैं एग्ज़ाम टाइम में, सब कुछ बंद कर दो, पढ़ाई करो ओनली। मैं कहता हूँ कि खाना बंद किया क्या, या मॉर्निंग में ब्रश करना बंद किया क्या? अगर वो नहीं बंद हो सकता तो ये क्यों बंद है? सही बात है। उसी रूटीन में आप इसको भी दे दो। आप आधा घंटे की जगह आप 15 मिनट दे दो, 2 घंटे की जगह 1 घंटा दे दो, 4 घंटे की जगह 2 घंटे दे दो, लेकिन कम कर दो, बंद मत करो। आप एक दिन खाना नहीं खाओगे, फास्टिंग में भी आजकल लोगों ने अपने हिसाब से बना रखा ना कि फास्ट है, तो मैं सेंधा नमक का खा लूँगा और आलू खा लूँगा और किट्टू का आटा खा लूँगा। तो ये आपने अपने हिसाब से बना लिया ना। खाना ही क्यों, जब फास्ट मीन्स फास्ट है। लेकिन ब्रेकफास्ट के टाइम में फल खा लेंगे, लंच के टाइम में हम ये खा लेंगे, शाम को हम वो खा लेंगे, रात में हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ना। तो वो अगर आप नहीं कर सकते, फास्ट का मतलब फास्ट, जब आप वो नहीं छोड़ सकते तो फिर म्यूजिक कैसे साइड कर सकते हो आप? राइट। तो उसको साइड नहीं करना है, उसका कम कर दो। जिसकी ज़रूरत है पढ़ाई, आपका एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम के लिए थोड़ा सा पढ़ाई ज़्यादा कर दो, उसको कम कर दो, ना कि बंद कर दो। अच्छा, आप बड़े बड़े उस्तादों से मिले हैं और मैं देख रही थी आपके प्रोफाइल में ज़्यादातर पद्मश्री, पद्म विभूषण, इस तरह के लोग हैं। तो कैसा रहता है, किन्हीं से जुड़ा कोई किस्सा आपको अगर याद पड़ता हो? देखिए, कलाकार जो होते हैं ना, वो बड़े सिंपल होते हैं। उनको कोई लेना देने की नहीं कि वो पद्म अवार्डी हैं और ये क्या है। संगीत करने वाला कोई बच्चा भी अगर अच्छा बजा रहा है तो उसको वो आशीर्वाद देते हैं जी। तो मेरा तो सौभाग्य है कि मैं बड़े बड़े लोगों के साथ रहा, पंडित रविशंकर जी के साथ और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी के साथ, पंडित राजन साजन जी के साथ, छन्नूलाल जी, पंडित छन्नूलाल जी के साथ। मतलब अब मैं तो एक चीज़ बताता हूँ कि जब मैं छोटा था तो बनारस आकाशवाणी नहीं होता था, इलाहाबाद होता था। तो सारे लोग इलाहाबाद आते थे। अच्छा, तो होटल में ठहरने के बजाय हमारे घर पे आते थे। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। हाँ, तो ये एक दिन पहले वो आते थे क्योंकि मॉर्निंग में लाइव जाता था 7:20 पे। तो इतनी जल्दी क्लासिकल म्यूजिक का प्रोग्राम। अच्छा, वो लाइव जाता था? लाइव जाता था। अब तो रिकॉर्डेड जाता है। अब रिकॉर्डेड जाता है। तो 7 बजे कौन आएगा? 7 बजे की परफॉर्म के लिए आपको 6 बजे पहुंचना होगा, साउंड चेक, बैलेंस सब कुछ करने के लिए। तो वो एक दिन पहले आते थे। उसमें बड़े बड़े कलाकार,
गिरजा देवी जी, बिस्मिल्लाह खां साहब जी, हमारे दादा गुरु पंडित महादेव प्रसाद जी, जी। और मतलब मैक्सिमम कलाकार हमारे घर आते थे। तो रात में एक दिन पहले संगीत पहले आके संगीत ही रियाज चलता हो रहा है रहता था। तो वो हमने सुना, जो पूरी दुनिया अगले दिन सुनती थी, आप पहले से हम पहले सुनते थे। थे। और उनके किस अलग अलग से किस्से, संगीत में कैसे कैसे क्या क्या, किस राग में कैसे क्या लगा दें, तो वो हम बैठ ही रहते थे। सिर्फ संगीत की बातें हो संगीत रही की हैं। बातें होती थी। तो वो सारी चीज़ें हैं जो थोड़ा बहुत काम आ जाती हैं अभी। जी। तो उनके साथ, अब बड़े बड़े कलाकारों के साथ रह के उन्होंने कभी एहसास नहीं किया कि वो बड़े हैं। वो सिखाते ही थे। ज़रूरी नहीं कि मैं उनका शागिर्द बना या शिष्य बना, बेटा इसको ऐसे करो, तो और गाने भी लगे जो कलाकार नहीं, तो वो बजाने की कोशिश करी। हम तो बहुत खेलते हुए बड़े हुए उनके बीच में। जी। अच्छा, वो क्या किस्सा था कि जैसे जो आप कह रहे कि संगीत में आते, एक सपना रहता है कि हिंदी फिल्मों में भी वो कुछ प्ले करें, कुछ गाएं बजाएं, और आपको प्यारे लाल जी ने इनवाइट भी किया था, लेकिन आप तब बॉम्बे नहीं गए, फिर बाद में आपने कुछ किया, तो वो हमें बताइए किस्सा। हाँ, मुझे तो बहुत सारे लोगों ने ऑफ़र किया। मैं दिल्ली था तो मैं जाता नहीं था कि आप बॉम्बे क्यों नहीं आते। इवन आशा जी ने भी बोला जी। कि आप बॉम्बे रहते हो। मैंने कहा नहीं नहीं, दिल्ली रहता हूँ। अरे सारे अच्छे लोग तो बॉम्बे रहते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं। फिर वहाँ से ऑफ़र बहुत सारे आए, लेकिन फिर बाद में जब ट्रैक सिस्टम शुरू हुआ तो वहाँ से ट्रैक आने लगे, मैं यहाँ से बजा के भेजने लगा। तो बहुत कुछ, अभी भी कुछ ना कुछ चलते रहता है। तो गोलियों की रासलीला, रामलीला में भी आपने प्ले किया है। एक बड़ा इंटेंस सीन है रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण का, और बैकग्राउंड में आपकी फ्लूट प्ले हो रही है। तो वो मुझे याद नहीं है, लेकिन उस टाइप का कुछ होगा तो मैं शायद ऐसा होगा। जी। जब भी आप फ्लूट लेते हैं तो मुझे लालच होता है कि मैं आपको रखने ना दूं और मैं अगली फरमाइश कर दूं। चांदनी फिल्म में हरिप्रसाद चौरसिया जी ने बड़ा अच्छा प्ले किया था, अगर वो भी आपको याद वो हो। तो भाई, वो तेरे तो मेरे बड़े लोग होठों थे। पे। हाँ, वो कोशिश करता हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया, हाँ, बहुत थैंक अच्छा। यू, थैंक यू, थैंक यू। मैंने सुना है वाणी जयराम और शुभा मुग्दल भी शिष्या रही हैं आपके पिताजी की। शिष्या वाणी जी, लेकिन शोभा जी तो आती थी अच्छा। और पिताजी के बहुत करीब थी। वाणी जी भी बहुत आके सीखती थी कुछ ना कुछ। पिताजी भजन कंपोज करके कुछ शोभा जी को राग, कुछ नया नया राग उनको बताते थे, तो वो गाती भी थी। और बहुत, मतलब कि बनारस में तो, इलाहाबाद में तो ये मैं ये कहूँगा कि हर कोई आता था हमारे घर, और कुछ ना कुछ पिताजी उनको अलग अलग चीज़ें, कभी किसी जब क्लासिकल आया तो उसको कोई नया नया राग ऐसे ही बता दिया, बेटा ये गाना अगली बार, जबकि कोई शिष्य नहीं, लेकिन बेटा ये गाना। वाणी जी आई तो उनको 2-4 भजन कंपोजिशन सिखा दिया। तो वो भी अलग अलग चीज़ें बहुत सारे लोगों को सिखाया। अच्छा, आपके कला को एक अच्छा मकाम मिला, आपने 2 राष्ट्रपतियों के सामने परफॉर्म किया है, उस अनुभव के बारे में बताइए। देखिए, एक तो हमारे दादा प्रणब मुखर्जी, उनके सामने मैंने बजाया। तो कलकत्ते में, बंगाल में तो वैसे ही म्यूज़िक बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने बहुत बहुत ही अप्रिशिएट किया और बहुत ही आशीर्वाद भी दिया। उसके बाद अब्दुल कलाम जी खुद एक वीणा बजाते थे वो।
अच्छा, साउथ इंडियन, यस यस। वाह, तो उनके लिए मैंने राग जब मैंने बजाया तो साउथ इंडियन राग ही बजाया ओह, ताकि वो खुश हों। तो उन्होंने वो खुद ही सामने आके बहुत देर तक बैठे रहे और सुनते रहे, फिर बाद में मिलने भी आए। तो वो ये जितने भी लोग बहुत ही प्रेम से सुनने वाले, म्यूज़िक को लव करने वाले, जी, इवन हमारे प्रधानमंत्री जी, जी, उनके सामने भी मैंने बजाया तो वो काफ़ी देर तक, अच्छा उन्होंने बहुत जल्दी मिलते हैं ऐसा शब्द वो कह के गए। अच्छा, तो ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, क्योंकि उनको अच्छा लगा होगा, फिर आके मिले। तो कुछ ना कुछ चलते रहता है चलते रहते कार्यक्रम। हैं। रामनाथ कोविंद जी के साथ भी प्ले जी, किया है आपने? मैं उनके लिए भी किया। और मैं कलाकार, मैं ये भी कहता हूँ कि बड़े से बड़ा बिजनेसमैन भी ऐसे लोगों से मिलने के लिए बहुत ही एफर्ट्स दिखाने पड़ते हैं, करना पड़ेगा। और लेकिन हम कलाकारों का क्या है कि अगर आपने अच्छा रियाज, अच्छा कुछ कर लिया अपने संगीत में, अपने जीवन में, तो आप कहीं भी जाके किसी के सामने भी और किसी के साथ बैठ के खाना भी खा सकते हैं। लोग आपको ढूंढते हैं लोग फिर। ढूंढते हैं। क्या बात है। तो अभी आने वाले क्या प्रोजेक्ट्स हैं क्या, और हम नया जिस तरह से आप एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, तो क्या कुछ नया प्लान कर रहे हैं? अभी अभी तो एक मेरी एल्बम ग्रैमी में फिर से गई है, कुंभ। कुंभ, तो वो भगवान करे उसको वो मिल पीस जाए। सुन सकते हैं क्या जो आपने प्ले किया है? वो सीक्रेट है। अच्छा। मुझे वो अब आ जाएगा मेरे ख्याल जनफेब में मिल जाता है उसको अवार्ड, तो अगर मिल जाता है तो फिर वैसे ही आप सब लोग सुन लेंगे। जी जी जी। तो अभी वैसे मैंने अभी कुछ नया रिकॉर्ड किया बुलबुल तरंग के साथ, डुएट। अच्छा। बुलबुल तरंग लोगों को नाम मालूम भी नहीं है, उसको वैसे बैंजो कहते हैं। तो पहली बार अब तक का फर्स्ट डुएट है जो कहीं भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, ओह, तो वो मैंने रिकॉर्ड किया। वो आने वाला है और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते ही रहता हूँ कुछ कुछ। आपके कई सारे एल्बम्स हैं, तो उसके बारे में बताइए। एल्बम क्लासिकल एल्बम भी हैं, कुछ फ्यूजन भी हैं, कुछ मेडिटेशन के लिए हैं, कुछ अलग अलग कंपनीज के क्या लिए ज़्यादा मुश्किल होता है लाइव परफॉर्म करें जब आप घंटों परफॉर्म कर रहे हैं, या फिल्मों में या कहीं पर जहाँ कोलैब कर रहे हैं, कोई एक पीस बजाना है बस 30 सेकंड में ही आपको अपना पूरी महारत दिखानी है, क्या ज़्यादा मुश्किल है? मुश्किल तो हर चीज़ है। कभी कभी क्या होता है कि आधे घंटे तक आपको बजाना और आप आधे घंटे तक अपने आप को संभाल ही नहीं पाए, तब तक टाइम ख़त्म हो गया। और लाइट म्यूज़िक में आपको 20 सेकंड, 30 सेकंड, 15 सेकंड का एक पार्ट बजाना है, उसी में आपको अपना सारा कुछ दिखाना है, तो वो ज़्यादा मुश्किल है। ज़्यादा मुश्किल है ना, यस, वो ज़्यादा एक्सेल करना है उसी में सब। छोटी सी चीज़ को आपको अपने आप को दिखाना है कि आप आए और गए, लेकिन लोग उसको याद रखें। याद रखें। और जैसे आपने अभी बोला ना कि वो चांदनी फिल्म में ये बजाता, तो ये छोटा सा पार्ट है लेकिन हाँ, ये मज़ा hit आ है। जाता है सुन के, जैसे ही ये म्यूज़िक आता है ना, जी। बस पूरा वो माहौल याद वो आ हीरो जाता है। की फिल्म की एक धुन थी बांसुरी पे, वो हिट थी। जी जी, हीरो की, हाँ। हाँ, वो अलग प्लीज थी। थोड़ा सा सॉरी। देखिए क्या है कि मैं बजाता हूँ क्लासिकल, लेकिन ये आपके डिमांड के हिसाब से बजा देता हूँ। अब इसी को मैं जैसे कभी मैं परफॉर्म करता हूँ तो इसको इलेक्ट्रॉनिक के साथ में करता हूँ। और तो थोड़ा सा इसको बजा के उसके बाद मैंने उसमें किन्ना सोना, अब ये मिक्स मैच कर दिया तो लोगों को लगता है कि कुछ नया हुआ, मज़ा आ गया। अलग सा हो गया। उधर हीरो की धुन बज रही, इधर ये किन्ना सोना चल रहा है। फिर उसके बाद क्लासिकल चल
क्या जाता बात है, मतलब पूरा संगीतमय हो गया आज का पॉडकास्ट। तो मज़ा ही आ गया, मेरा दिल नहीं कर रहा है कि मैं इजाज़त मांगूं, लेकिन बहुत अच्छा लगा सर Thank you so आप much. यहाँ पर आए और इतनी अच्छी बातें बताई हमें, इतनी अच्छी अच्छी धुनें सुनाई कि Thank you. बस दिल खुश हो गया है और हमारे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सर बहुत आपका। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो तो आप भी ऐसे ही अगर अच्छे अच्छे गेस्ट से मिलना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और फिलहाल इजाज़त दीजिए आरजे नीति को। नमस्कार।